Hi everyone. First of all, I congratulate those students who had got maximum numbers and the ranks in the first term examination. And basically, again I congratulate to all of you because in a short time we have succeeded in the online examination. आज सभी को मेरे तरफ से सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने एक तरह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था, ये आपके लिए भी नई थी, हम सबों के लिए भी एक तरह से नया ही था। तो उस चीज को हम लोगों ने किस तरह से एक तरह से अटेम्प्ट किए और अटेम्प्ट करने के बाद में सारे बच्चों का इस बार जिस तरह से मार्क्स वगैरह मिला है या फिर जिस तरह से उनका रोल प्ले हुआ है इसमें ना, वो एक तरह से ना बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अच्छा सा वर्क किया गया इसके ऊपर में। इसके लिए फिर से एक बार सभी को कॉन्ग्रेचुलेट। ओके, नाउ टुडे वी हैव डिस्कस हियर अबाउट टू बी द सिविक्स, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं पॉइंट, ये हम लोग का एक तरह से सिविक्स का पॉइंट है जिसका नाम दे दिया गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले कहते हैं कि व्हाइल द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस आवर लीडर्स ड्रीम्ड, जैसे हम लोग कहते हैं कि जिस समय में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना एक तरह से फ्रेम किया गया था, तो हमारे जितने भी सारे लीडर्स वगैरह थे तो उनका एक ही ड्रीम था, क्या था? ऑफ अ वेलफेयर स्टेट का, मतलब किस तरह से अपना स्टेट जो होगा वो एक तरह से वेलफेयर होगी। अब बात आता है यहां पर वेलफेयर का, तो वेलफेयर का मीनिंग भी हम लोग देख ले। A state that undertakes the welfare of its citizens, एक ऐसा स्टेट जो खास करके अंडरटेक लेगा, किस तरह का अंडरटेक करेगा? द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजंस, जो भी यहां पर में रहने वाले पीपल है उनके बारे में सोचेगा थ्रू अ रेंज ऑफ सर्विसेज। और किस तरह की सर्विसेज वो लोग डालेंगे यहां पर में, तो उस रेंज ऑफ सर्विसेज में आता है सच एज फ्री मेडिकल केयर एंड द होम्स फॉर ओल्ड पीपल, उनको एक तरह से फ्री मेडिकल केयर मिलना चाहिए और होम वगैरह भी जो भी ओल्ड पीपल होते हैं ना उनको मिलना चाहिए। सभी के लिए सब चीज जरूरी रहते हैं। अगर मान लिया कि किसी भी स्टेट में, स्टेट का मतलब यहां पर मैं आप अपने कोई प्रॉपर स्टेट का बात मत करना, यहां पर मैं स्टेट का मतलब पूरे अपने कंट्री के बारे में बताया गया है। तो जिस स्टेट में यानी कि जिस कंट्री में खास करके हम लोग देखें तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ही होता है कि वहां के सिटीजन्स को आप सर्विसेज दे रहे हो जिसमें फ्री मेडिकल वगैरह भी है और इसके बाद में होम्स वगैरह भी उस मतलब ओल्ड पीपल के लिए दिया गया जो कि वहां पर में रहने वाले होते हैं। ये सारा चीज देख करके हमारे जो लीडर्स वगैरह थे उस समय में इन्होंने क्या किया, तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रेम किया गया था। तो वेलफेयर स्टेट इज वन ऑफ व्हिच द स्टेट गारंटीज, एक वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जहां पर में एक स्टेट आपको क्या कर सकता है? गारंटीज दे सकता है। किस बात के लिए? तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, मतलब एक तरह से वहां के पीपल के लिए सोशल से लेकर के और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, ये सारा का सारा उस पीपल के लिए ये प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से वेलफेयर स्टेट हम लोग उसी को कहेंगे। आज जो हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट करने के लिए, ये हमारा फ्यूचर ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। नाउ कम टू द पॉइंट अबाउट टू बी द फ्यूचर ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फीचर्स जो है वो वेलफेयर स्टेट का क्या होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमने लिखा कि अ वेलफेयर स्टेट इज रिस्पांसिबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरी सिटीजन। कहते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट जो होती है ना वो एक तरह से रिस्पांसिबल होती है। किस काम के लिए रिस्पांसिबल होता है ये? तो वहां में जितने सारे काम किए जाएंगे वो वेल बीइंग्स के लिए किया जाएगा, हर एक सिटीजन के लिए अच्छे काम किए जाएंगे। दैट मींस इट एम्स, इसका मतलब क्या है? उसका एम होना चाहिए किस चीज के लिए? टू प्रोवाइड करना। क्या चीज प्रोवाइड करना? ये सब चीज भी हम लोग को समझना है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल ऑफ द सिटीजन, जो भी सिटीजन वहां पर में है उनको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस ये एक तरह से ना उनको मिलना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि सबके लिए वो रूल एक तरह से नहीं रह पाएगा, तो फिर इसका मतलब ही नहीं होता है एक वेलफेयर स्टेट का होना। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो इट गारंटीज, इसके बाद में जो दिया होगा वो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स, मतलब यहां पर में रहने वाले जितने सारे सिटीजन्स है ना उनको एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि एक तरह से सभी को बराबर का मौका देना चाहिए, चाहे वो जॉब लेकर के हो, चाहे वो फैसिलिटीज लेकर के रहे, किसी भी चीज के लिए, तो वो एक तरह से गारंटीज होना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द सिटीजन्स। और जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यहां पर में दिया हुआ है, इट ऑल्सो गारंटीज अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। और ये भी समझना आपको कि यहां पर में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ
मतलब हर एक सिटीजन्स में ना जब वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो सही से फेयर होगा। बोलोगे कि गवर्नमेंट इस तरह के पैसे वगैरह देते, नहीं, सबके नजर में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए वेल्थ का। आप अपने हिसाब से भी वहां पर में अर्न करते हो, लेकिन जब कभी गवर्नमेंट की बात आएगी या वेलफेयर स्टेट की बात आएगी तो इसका काम ये एक तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन को ना सही करना, सही से लेके चलना। ये यहां पर में हम लोग का जो था ना वो एक तरह से 3 जो पॉइंट था वो आपका फीचर्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट का दिया गया है। अब हम लोग आते हैं बेसिकली जो ये हम लोग का चैप्टर है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बारे में अब हम लोग पॉइंट जो है वो अब डिस्कस करेंगे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्टेट पॉलिसी आर गिवन इन द पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग बात करते हैं अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये हमारे खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 लिया गया है ना, इसी पार्ट 4 के अंदर में इसको रखा गया था। किसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। नाउ दे आर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द आयरलैंड। कहते हैं कि इसको जो था ना एक तरह से अडॉप्टेड किया गया था, कहां से? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड था वहां से इस चीज को एक तरह से लिया गया था, वहीं से इसको अडॉप्ट किया गया था। क्यों किया गया था? इसके पीछे भी बहुत सारी बातें थी। कहते हैं ना कि मतलब बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स वगैरह उसको देखा गया, उस समय में देखा गया जब ये लीडर्स वगैरह हमारे अलग अलग कंट्री वगैरह में जाकर के वहां से जब कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह वो लोग रीड करते थे किसी अदर कंट्री का, तो वहां से जितने सारे गुड पॉइंट्स वगैरह होता था ना उसको वो लोग क्या कर लेते थे, तो लिख लेते थे। और लिखने के बाद में अपने यहां जब आए तो वो एक तरह से पूरा का पूरा गुड पॉइंट जो था वो एक तरह से लिखा गया। तो इसीलिए अगर हम लोग कहते हैं तो रिटेन डॉक्यूमेंट के रूप में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक तरह से माना जाता है। तो ये एडॉप्टेड किया गया था आपका फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द आयरलैंड से। कहां से किया गया था? ये आयरलैंड से। नो, सो दीज आर द गाइडलाइंस। ये जितने सारे वहां पर पॉइंट लिए गए थे ये सब क्या थे? एक तरह से गाइडलाइंस था। और द इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस नहीं बल्कि इसके साथ में हम लोग गाइडलाइंस को इंस्ट्रक्शन के नाम भी देते हैं। दैट गवर्नमेंट्स आर द एक्सपेक्टेड, जिसको एक तरह से गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट करते थे टू फॉलो। मतलब उसको गवर्नमेंट क्या करेगा? एक तरह से एक्सपेक्ट करेगा, उस चीज को उसी तरह से वो क्या करेंगे? एक तरह से फॉलो करेंगे। तो दिस प्रिंसिपल्स एम टू बी द एस्टैब्लिश ऑफ वेलफेयर स्टेट। कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल लिया गया था ना इनका एक ही मतलब था कि खास करके ना यहां पर में एक तरह से वेलफेयर जो है वो स्टेट होता रहे, इसका मेन एम यही था। और कोई ऐसी बात नहीं थी कि एक वेलफेयर जो है ना वो एम जो था वो मेन लेके चलने का स्टेट का, कंट्री का। तो वो एक तरह से इन्हीं द्वारा जो था ये सब सारे के सारे जो पॉइंट वगैरह लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो लिया गया था अलग अलग कंट्री से, इसी काम के लिए ही लिया गया था। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी इसको अगर हम लोग देखते हैं ना तो क्लासिफाई अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अगर इसको हम लोग देखें तो डिवाइड किया गया था, क्लासिफाइड किया गया था इसको अंडर द फॉलोइंग हेड्स। और उस हेड में आपका ये 3 पॉइंट्स आपका दिया गया है और इसी 3 पॉइंट के ऊपर में, इसी 3 पॉइंट्स के ऊपर में आपका पूरा का पूरा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना वो क्या है नहीं है ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लोग का दिया गया प्रिंसिपल प्रोमोटिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी। मतलब इसमें ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए गए थे ना जिसको प्रमोट किया गया था एक तरह से इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए, मतलब इकोनॉमिक सभी के लिए ना एक तरह से बराबर हो, ये पॉइंट दिया गया था। सेकेंड आपका है गांधीयन प्रिंसिपल। कहते हैं कि अपनी कंट्री जब आजाद हुई थी ना तो उस समय में बहुत ऐसे मतलब पीपल थे हमारे यहाँ, सिटीजन्स थे जो बहुत ही गरीब वगैरह थे, उनको उस तरह से ऊंचे दर्जे में नहीं रखा जाता था, जिसको एक तरह से ना हम लोग कहते हैं ना हरिजन का नाम दिया गया था। जो उस समय में एक तरह से छुआछूत वाली भी बात चलती थी कि कोई अगर वो लोग किसी नल वगैरह में या कोई कुएं वगैरह से पानी पी लिया करता था, ले लिया करता था ना, तो उन लोग को वहां से हटा दिया जाता था, भगा दिया जाता था, ऐसी सारी सिस्टम थी। तो जब देश आजाद हुआ था ना तो गांधी जी का भी प्रिंसिपल उसमें इसीलिए लगाया गया था कि ऐसे ऐसे पीपल को किसी भी तरह का हैरेसमेंट में नहीं रखा जाए, उसको सही से एक तरह से मान सम्मान सब कुछ मिलना चाहिए। इसके बाद में कुछ आपका पॉइंट दिया गया था, वो था आपका जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम लोग आएंगे, एक एक करके पॉइंट के बारे में आएंगे, क्या है ये नहीं है, इसके बाद से हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ओके।